CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन लगता है कि चंडीगढ़ भाजपा ने इस कहावत को पूरी तरह से झुठला दिया है, जैसा कि कांग्रेस के बड़े नेता सुभाष चावला का दावा है। क्योंकि 10 महीने देरी से 9 नॉमिनेटेड काउंसलर मनोनीत किए गए, लेकिन शहर के लोग मनोनीत किए गए पार्षदों की नियुक्ति से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। भाजपा के अंदर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर बार मनोनीत पार्षद वही होते हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, पर इस बार शायद मनोनीत करने के दौरान ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि व्यापार मंडल, फास्टैग या अपने क्षेत्र के माहिर या फिर मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा ने इस बार तवज्जो नहीं दी। इसी को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मेयर सुभाष चावला से CNE न्यूज ने बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि मनोनीत किए गए ऐसे पार्षदों से शहर का भला नहीं होने वाला है। हाँ, भाजपा को इसका फायदा जरूर मिलेगा। CNE न्यूज के साथ सुभाष चावला की इस पूरी बातचीत को जरूर सुने तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए, जो आप पहले आपने बात की कि देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत थी, लेकिन इस मामले में ये बिल्कुल उल्ट हो गया। देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, जैसे आपने कहा जी। उसके मैं समझता हूँ कि 2-3 राजनीतिक कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भाजपा में मन में एक डर है कि कहीं ऐसे कोई पार्षद ना बना दी जाए कल के किसी मेयर बनाने के काम में उसकी अड़चन आए, और इन्होंने राजनीतिक तौर पर इसको ज़्यादा देखा। मैं जो बने हैं उनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा। अगर भाजपा की नज़र से देखा जाए तो उन्होंने अपने बेहतर किया है कि अपने पार्टी के कैडर को ही मजबूत किया है, उन्हीं को लोगों को बनाया है। और एक डर क्या है पीछे कि इसका केस कोर्ट में चल रहा है अभी इनके मताधिकार का। बीजेपी को लगता है कि शायद कहीं मताधिकार वहाँ पे इसका बहाल ना हो जाए जी। और अगर बहाल हो जाता है और पार्टी का कैडर होगा तो उनको अगले 4 साल अपना मेयर बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये एक बड़ा कारण है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी पार्टी के ज़्यादातर, मैं समझता हूँ 1-2 को छोड़ के सारे ही उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसलिए उन्होंने ये किया है। हाँ, जहाँ तक नगर निगम के हित की बात है वो शायद उसमें उन्होंने इंसाफ नहीं किया चंडीगढ़ की जनता के साथ। वह भी तब जब 10 महीने बीत गए करीब। हाँ, वो इसीलिए देख रहे थे ना। सबसे पहले तो उनका इंतज़ार कर रहे थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में जो तरीके पड़ रही हैं कि आज फैसला आ रहा है, कल फैसला आ रहा है, तो इनको लगता था कि फैसला आ ही जाए तो फिर बनाए जाएं। अब देखा इन्होंने कि शायद फैसला लेट हो रहा है, और अब मीडिया भी और लोग भी इस बात के लिए आवाज़ उठानी शुरू हो गई है कि ये मनोनीत पार्षद क्यों नहीं बनाए जा रहे। तो उस बात को कवर करने के लिए इन्होंने वो बना दिए दोनों तरफ से। मताधिकार होगा तब भी वो पार्टी के वफादार रहे, नहीं होगा तो वफादार है ही। कई ऐसे हैं जो कि अपने फील्ड के माहिर नहीं हैं, बल्कि वो भाजपा से ही कहीं ना कहीं पदाधिकारी रह चुके हैं या रहे हैं अभी भी। मधुकर जी, जब से ये कॉरपोरेशन बनी है 96 से लेके मैं इस कॉरपोरेशन के साथ सीधे तौर पर जुड़ा रहा हूँ। कभी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, कभी काउंसलर के रूप में, कभी मेयर के रूप में। अगर इसमें जो प्रावधान की जो मूल भावना है पीछे एक्ट के अंदर, वो है कि कॉरपोरेशन में एक तरह से राजनीतिकों की ये नर्सरी क्लास होती है। बिल्कुल नए लड़के, नए औरतें, नए भाई बहन इसमें चुन के आते हैं। रिजर्वेशन है, रोटेशन है, बिल्कुल जिनको कई अनुभव भी नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन का, वो काउंसलर आते हैं और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि नर्सरी स्कूल है ना, जैसे बच्चा जाता है। जी। अब इसके पीछे मनोनीत पार्षद क्यों बनाए गए थे, उसमें साफ लिखा भी एक्ट में कई जगह कि मूल भावना ये है कि जो डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड्स हैं, और जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं वो नगर निगम ने देखना है, तो उनके जो एक्सपर्ट होते हैं लोग, उनको ही मनोनीत किया जाना चाहिए और किया जाता रहा है। 96 में जब बीजेपी की भी बनी थी तब भी आप उस वक्त देखेंगे चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे,
वाइस चांसलर मुझे याद है उनका सदामिनी भांबा थे, उनकी वाइफ थी, बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट थी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर पी वर्मा, वो चंडीगढ़ के थे, उनको लिया गया, को हेल्थ का काम देखना था। फ़ौज से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए गर्व की बात होती थी कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक नहीं हर बार जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के आदमी इसमें नॉमिनेट किए जाते रहे। मैं आपको नाम बता देता हूँ। मेजर जनरल राजेंद्र नाथ बहुत बढ़िया थे, चाहे वो भाजपा से जुड़े थे, बाद में उनकी कुछ ऑर्गेनाइज के साथ थे, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी थे। उसका ब्रिगेडियर संत सिंह, जिन्होंने बांग्लादेश की वार में जब सरेंडर कराई 90,000 फौज, तो वो साथ बैठे हैं जनरल जैकब के साथ। हमारे लिए वो एक बहुत गर्व की बात थी। ब्रिगेडियर चांदपुरी, जिनके नाम पे फिल्म बनी है, अभी बीजेपी ने पीछे जनरल कांडल को बनाया है, जनरल गुरदयाल सिंह बने हैं। ये सारे क्यों लिए जाते थे कि कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आपदा आ जाती है, मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो पार्षद हमारे वहाँ से एक बेहतर लाइजन कर सकते हैं। चीफ इंजीनियर रहे यहाँ पे सांगी साहब रहे, चीफ इंजीनियर थे। आर्किटेक्ट रहे मिस्टर बग्गा, बहुत कंट्रीब्यूटर किया उन्होंने। प्लानर थे, शहर के बारे में पता होता है। पल्लव मुखर्जी रहे, और कई एजुकेशन, मिसेज तिवाड़ी रहे, मनीष तिवाड़ी जी के मदर, डीन थे पीजीआई के, डायरेक्टर रैंक के आदमी थे। ऐसे लोगों का फ़ायदा नगर निगम को मिलता रहा और मिलना चाहिए था। तो इस बार क्यों इन लोगों को एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया? मुझे लगता है कि भाजपा में शायद मैंने पहले बात की है कि एक डर की भावना है, और ये चाहते हैं कि 4 साल हमारे मेयर के मामले, देखिए नॉमिनेटेड काउंसलरों में चाहे वो किसी एक पार्टी की सिफारिश पे ही नॉमिनेट होते थे, लेकिन जब वो मेयर के चुनाव का टाइम आता था उसको वोटिंग राइट था, और जो हमारे एजेंडे पास होते थे उस पर अपना एक अच्छा अनुभव का हमें मौका देते थे, और उस तय भी करते थे कि मेयर कौन होगा अच्छा, उसकी भी राय आती थी। जितनी हमारी सब कमेटियाँ हैं उसमें पार्षदों को मैंने पहले कहा कि शायद उनको उतनी जानकारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं होती। सब कमेटियों में वो अफसर लिए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर। मैं आपको बता दूं, जैसे हल्की एक प्रावधान ये भी आता है या एक भावना रहती है कि सभी जो समुदाय हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, सबको भी रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। लेकिन उसमें भी ये नहीं था कि इस वजह से दे दिया कि सिर्फ ये शेड्यूल कास्ट है, उसमें भी उसका अनुभव, उसकी एजुकेशन, क्वालिटी सब देखा जाता था। अगर आईएएस में लिया तो बाबू लाल जी को लिया, वो आईएएस रिटायर्ड थे, डिप्टी कमिश्नर तक रहे। जो केएस राजू जी रहे, वो डिप्टी कमिश्नर पटियाला रहे। उसके बाद यहाँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर सी के सानी रहे। ये सारी चीज़ों को इसलिए लिया था कि ये सारे काउंसलरों को और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी को एडवाइस करें। अब भाजपा ने क्यों लिए, ये तो मैंने पहले बता दिया कि उनके मन में है कि इस वक्त उनको मैंडेट पूरा नहीं है। 35 में से 36 हैं, एक उनका एमपी का मिला के, और उसमें से उनके पास 12 या 13 है, तो उनको 5 आदमी की ज़रूरत है, कभी भी बढ़ सकती है। इस बार तो कांग्रेस ने एक नीति बना ली थी कि हमने दोनों पार्टियों से दूर रहना है, कि हम ये एक तरह से ऊपर से आदेश भी थे कि हमने इस इलेक्शन में ना बीजेपी को वोट डालनी है ना आम आदमी को वोट डालनी है। हालांकि इस पर बहुत चर्चे होते हैं, बहुत टिप्पणियाँ कर रहे हैं हमारे विरोधी, लेकिन मुझे मालूम है ना कि मुझे हाईकमांड से क्या आदेश था कि किसी भी हालात में कांग्रेस पार्टी ना तो आम आदमी पार्टी के साथ आनी चाहिए, ना भी भाजपा के साथ नज़र आनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के चुनाव थे, दोनों हमारी विरोधी पार्टियां हैं। सर, इस बार जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं उसमें इस बार एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम समाज से कोई एक्सपर्ट हो या वैसे भी साधारण व्यक्ति हो, किसी को नहीं लिया गया, जबकि क्रिश्चियन से लिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्ट के अंदर एक भावना सी दी हुई थी कि सब समुदायों को भी हमने राजनीतिक तौर नहीं, सामाजिक तौर पर, इसके अंदर राजनीति नहीं देखनी चाहिए थी। हमारी टाइम में भी मुस्लिम दो बार हमारे दोनों बार आए थे। अगर उनकी बैकग्राउंड देखेंगे, शगुफ्ता परवीन जी, उसमें उन्होंने फ़ारसी में पीएचडी कर रखी थी। एक वो मुस्लिम, उसकी सब सारी ज्ञाता थी कि मुस्लिम समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। पहले एक मोहाली में थे, मुझे थोड़ा नाम, मेरे दोस्त थे मेरे, वैसे नाम थोड़ा मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो उन्होंने एक ऐसी एनजीओ बनाई थी जो गरीब बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। मोहाली में उन्होंने बाकायदा एक प्लांट लगा रखा था, सरकार की तरफ से उनको मदद भी मिलती थी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी करा है। ऐसे एक स्टेटस के आदमी को उस वक्त हमने ये सोच के कि भी मुस्लिम हो, मुस्लिम भाइयों में भी जाए कि हमें कांग्रेस या नगर निगम में समुचित स्थान है। पर अब मुझे नहीं समझ आती कि बीजेपी ने क्या सोचा है, या तो वही राजनीति है कि हमने पोलराइजेशन करना है। जैसे ये यूपी में क्या हुआ, 80 सीटों में से एक भी नहीं दी थी मुसलमान को, उन्होंने कहा था हमें वोट ही नहीं जरूरत, हमें शायद यही यहाँ ये भी हो गया, हमें अगर दूसरी कम्युनिटी की वोट मिल रही है तो उनकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात सर,
कि इस बार गांव से ही, वैसे तो 3 उसमें जो नाम है वो साफ साफ दिखता है कि 3 नाम गांव से है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि करीब करीब 6-7 लोग ऐसे हैं जो गांव से ही बिलोंग करते हैं। क्या गांव को इतना तवज्जो देना, क्या इस किसान आंदोलन से इसको भी जोड़ करके देख सकते हैं क्या? मैं सही इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सही बात पे पहुँच रहे हैं खुद ही, कि राजनीतिक मकसद ज़्यादा इसमें साधा गया है। इसके नगर निगम के हित को अगर देखते तो शायद ये जो लोग हैं पार्टी के, इनको कॉरपोरेशन में नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में और अच्छी जगह पे एडजस्ट किया जा सकता था। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिसमें अब लोगों में अगर ये भावना आ जाए, जैसे पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि जो नगर निगम से लोग उम्मीद करते हैं उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, और मेंबर पार्लियामेंट के बाद अगर कोई एक ही चुनी हुई संस्था है तो वो नगर निगम है। अगर इस तरह के फैसले भाजपा करती रही और नगर निगम इसको जाके डिलीवरी नहीं कर पाया तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस बार क्या हुआ? इस बार भी तो यही हुआ ना कि लोगों ने जो पिछली लड़ाइयाँ थी, मतलब चाहे बीजेपी आई या कांग्रेस आई, या हाउस में जो शोर शराबा या एजेंडे पास ना होना या राजनीतिक कारणों से झगड़े, पार्लियामेंट के इलेक्शन को देख के झगड़े, उसका नतीजा क्या निकला? आम आदमी पार्टी निकल गई आगे। दोनों पार्टियों का फेलियर मानता हूँ मैं। आम आदमी पार्टी की कोई इस तरह तो नहीं है कि उन्होंने चंडीगढ़ के लिए कोई बहुत बड़ा कोई आंदोलन करके आए हों। ये दोनों पार्टियों का अपनी कमज़ोरियों की वजह से आए। अगर अब भी वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो फिर तीनों पार्टियाँ फेल हो जाएंगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। एक बार ये हालात हो गई थी 96 के बाद, जब बीजेपी पहली बार आई, इतनी लड़ाइयाँ झगड़ी इनके आपस में पड़ी, इन्होंने अपने ही मेयर के दावेदार के गले में जूतों के हाथ डाल दिए थे। उसका रिजल्ट क्या निकला? जब 2000 के चुनाव हुए, परसेंटेज जो वोट थी वो 30% रह गई थी शहर की। लोगों ने इस पर वोट डालना देखा, हमने क्या करना है, ये तो लड़ते हैं वहाँ जाके। सर पॉलिटिकल बात आप जैसे कहते हैं कि इस बार क्योंकि भाजपा में भी धड़ेबाजी है, किस धड़े को बहुत ज़्यादा सफलता मिली और किस धड़े को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि आप राजनीतिक तौर पर वाकई पंडित माने जाते हैं। क्या लगता है ये धड़ेबाजी में किसकी हार और किसकी जीत भाजपा के अंदर? देखिए, वैसे तो मैं जब से कल बने हैं मैंने सबकी प्रोफाइल देखी है। एक तरीका आजकल होता है कि आप फेसबुक पे चले जाओ, नाम डालो तो सारा आ जाता है। सारे ही पदाधिकारी हैं करीब करीब, 1-2 को छोड़कर। कोई ज़िला में है, कोई ब्लॉक में है, कोई मंडल इनका है, वहाँ पे हैं। सारे किसी ना किसी विंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि इसमें मुझे हक नहीं है बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे दखल देने का। पर बाय मुझे लगता है कि अरुण सूद जी इसमें कामयाब रहे हैं। ज़्यादातर प्रधान के ही लोग नज़र आ रहे हैं इसमें, किसी धड़ेवादी और मुझे नहीं नज़र आ रहा। इसमें लग रहा है कि अरुण सूद जी के ही ज़्यादा लोग आए हैं। चर्चा में थी कि टंडन जी के ये नाम हो सकते हैं, किरण खेर के ये नाम हो सकते हैं, ये सारे नाम तो गायब ही हो गए। देखिए, अब इसको मैं बड़े एक्सटेंट पे बात करता हूँ। छोड़ दीजिए बीजेपी से, वो ए आते बी आते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी आने थे, टंडन जी के आते तो भी बीजेपी के हैं, किरण खेर के तो हैं। सवाल ये है कि कौन रह गए लोग जिनको आना चाहिए था। 3-4 ऐसी संस्थाएं हैं जो पॉलिटिक्स से हट के चंडीगढ़ की सेवा करती हैं। सबसे पहली फॉस्वेक, जिसका एक बहुत आधार है चंडीगढ़ में, लगातार चंडीगढ़ के मुद्दे उठाते हैं। नहीं आदमी आया, उसको नहीं लेना था तो उनकी एक पैरेलल बनी हुई है क्राफ्ट, उसको लेते। उसमें तो बहुत से बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, बिल्कुल, उनमें ले लेते। व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल बाय एंड लार्ज हम मानते हैं, चाहे वो अपने आप को न्यूट्रल दिखाते हैं, लेकिन भाजपा की समर्थक माना जाता है। और समर्थक होते हुए भी चंडीगढ़ के मुद्दों को उठाते रहे हैं। हमारे सामने में देख लीजिए, जब हम बने थे हमने नहीं लिए व्यापारी। सतपाल बंसल जी व्यापारी लीडर थे, महेंद्र कोहली जी से लिए ना, हालांकि वो व्यापार मंडल में वो भी थे। मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसी संस्था है जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करती है जिसमें एनजीओ की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए सारे पार्क जो हैं वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दे रखे हैं जी। जो स्टॉल लगते हैं, जो दिवाली मेले लगते हैं या कुछ और होता है, या जीएसटी का मामला तो उसमें किसकी मदद लेते हैं? व्यापार मंडल की लेते हैं जी। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं लाया गया? इसका कोई जवाब देगा कोई? भाजपा वाले बताएंगे कि इनको क्यों दूर रखा गया? पहले थे उनके टाइम, ये नहीं कि कांग्रेस ने कोई डाली थी। जब भी भाजपा पहले 96 में बने थे तो उन्होंने इन सारे क्राइटेरिया का बाय एंड लार्ज पालन किया था। 2001 में भी हमने कोशिश की कि इसको न्यूट्रल रखा जाए। तो क्या इस बार अहंकार हावी हो गया, इस वजह से ये लोग नहीं आ पाए जो आने चाहिए थे? व्यापार मंडल है, फॉस्वेक है, और भी बड़े बड़े पोस्ट वाले जो होल्ड कर चुके हैं, उनके जो विशेषज्ञता है उसको ये हासिल कर सकते थे ऐसे करके। मैं अहंकार शब्द तो नहीं यूज़ करता, डर है। डर यही था कि कहीं ना कहीं अगर ये वहाँ से मताधिकार सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनके हक़ में आ गया तो क्या जो दूसरे जो कुछ लोग जो होते हैं ना जी, इस ऐसी संस्थाओं से चुन के आते हैं या उनको नॉमिनेट किया जाता है, तो वो कुछ अपने आइडियाज़ खुद के भी लेके आते हैं। वो हर तरफ से पिट्ठू नहीं बन के रहते।
हमारे समय में मनोनीत किए गए थे नॉमिनेटेड काउंसिलर वोटिंग राइट के साथ, वो एक बार ऐसा स्थिति आ गई कि उन्होंने हमारे खिलाफ जाके, अरुण सूद जी कोई चुन के थोड़ी मेयर बने थे पहली बार, मनोनीत पार्षदों ने बना दिया था। वो मनोनीत पार्षद बीजेपी ने नहीं नॉमिनेट किए थे, कांग्रेस ने किए थे, कांग्रेस के गवर्नर ने किए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब समय आ गया है, एक बार बीजेपी को भी मौका दे दो। तो नॉमिनेटेड काउंसिलर के समय समय पर अपने विचारों में बदलाव रखते हैं उनको, क्योंकि वो किसी एक समाज को रिप्रेजेंट करते होते हैं, उनकी वहाँ उनके प्रति जिम्मेवारी भी होती है, जवाबदेह होते हैं। अब ये जो लोग आए हैं, मैं ये नहीं मालूम, और एक दो तो मेरे जानकार हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अपने जहाँ से आए हैं, जिस एंगल से आए वहाँ अच्छे हैं, लेकिन जिस एंगल में कॉरपोरेशन में जाके मदद होनी चाहिए थी वो शायद ये नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो सवाल सर एक और उठता है कि जिस तरह से धड़ों के बीच में कुछ लोगों के लोग नहीं आए, कुछ धड़ों के, क्या इसका आने वाले समय में कुछ इसका परिणाम, दुष्परिणाम, अच्छा परिणाम कुछ देखते हैं? देखिए, राजनीति तौर पे हर पार्टी की अपनी अपनी होती है। कांग्रेस की भी रही, यहाँ हमारे भी धड़े थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये धड़ेबंदी एक छोटा सा कारण है मधुकर जी, बहुत बड़ा नहीं है। आगे चुनाव है एमपी का 2024 में, एक दिखाना होता है पार्टी के अंदर भी सुप्रीमेसी, कि मैं फलाना आदमी मैं ले आया तो मुझे शायद मेरी टिकट पक्की हो जाएगी, या मैं ही चुनाव लड़ूंगा, या मैं कल चुनाव लड़ूंगा तो मुझे इनके फ़ायदे हो जाएंगे। ये एक राजनीतिक सोच होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हर आदमी अगर पार्टी के अंदर वो अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो कल को वर्कर उसके साथ उसकी टिकट के लिए क्यों लगेगा। और ये तो अब जग जाहिर है कि कुछ लोग दोबारा ये कह रहे हैं कि किरण खेर जी को ही आना चाहिए, लेकिन बहुत से धड़े लोग कहते हैं नहीं, अब 2 बार हो गया, पीछे जो उनका बीमारी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं रही, तो अब संजय टंडन हैं, अरुण सूद खुद भी मुझे लगता है दावेदार हैं, सतपाल जैन जी तो हर बार होते हैं। हो सकता है एक और नाम चला था पीछे दिनों में, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं सतनाम सिंह संधू जी, कि वो चंडीगढ़ से लड़ना चाहते हैं। अब शायद थोड़ा चुप हो गए हैं कि उनका वो एक कांड हो गया जो यूनिवर्सिटी वाला वीडियो कांड, उसकी वजह से शायद उन्होंने थोड़ी अपनी गतिविधियां कम कर दी। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने गतिविधियां चंडीगढ़ में दिखाई, तिरंगा यात्रा में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सारी यूनिवर्सिटी के यहाँ आए, हर 15 दिन में हफ्ते में एक मेडिकल कैंप वो चंडीगढ़ के कम्युनिटी सेंटर में लगा रहे हैं, वहाँ आरएसएस के लोग उसमें शामिल होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने फंक्शन शुरू कर दिए, तो ये चर्चा बीजेपी के अंदर भी चल पड़ी थी कि शायद सतनाम सिंह संधू यहाँ से लड़ेंगे। तो ये तो होता है, जब भी टिकट नज़दीक आएगी, तो चंडीगढ़ में भी अब नज़दीक इलेक्शन आएंगे तो यहाँ से भी कोई ना कोई उठ पड़ेगा नया आदमी का, जी मुझे भी टिकट दो। अब देना नहीं देना तो हाईकमांड का और दिल्ली वालों का काम होता है, किसको देना किसको नहीं। तो सर कुल मिलाकर के जो 9 नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, इसको लेकर के आप बहुत संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी जो लोगों से बात हो रही है वो भी देखते हैं कि अगर स्पेशलिस्ट होते, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते, तो शायद शहर को ज़्यादा फायदा मिल सकता था। मधुकर जी, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के नाते नहीं कर रहा, एक शहरी के नाते कर रहा हूँ। एक शहरी के नाते और एक शहर के शुभ चिंतक के नाते मैं चाहता हूं कि ये नॉमिनेटेड काउंसलर एक फील्ड का एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए था। इसमें चीफ इंजीनियर की भी ज़रूरत थी रिटायर्ड की, इसमें चीफ आईएएस अफसर की भी रिटायर्ड थी ज़रूरत थी, डॉक्टर की ज़रूरत थी, किसी अच्छे पर्यावरण प्रेमी की ज़रूरत थी, फॉसवैक, क्राफ्ट, व्यापार मंडल, ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत थी जो समय समय पर कॉरपोरेशन को सहयोग भी करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। इस एंगल से ये मनोनीत जो है ठीक नहीं है। बाकी जो चुन के आए हैं उनको मेरी बधाई बहुत बहुत, और मैं आशा करता हूँ कि पार्टी के साथ रहते हुए भी एक अच्छे सुझावों के साथ वो चंडीगढ़ की सेवा करें। उन्हें हमें भी बधाई देनी पड़ेगी क्योंकि अब तो चुन लिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। शुक्रिया जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।